बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इससे पहले आप इस कहानी की 4 इक़्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 5 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरा इंतज़ार ज़्यादा तवील साबित नहीं हुआ। तकरीबन 1 मिनट बाद ही देवी की मूर्ति के पीछे रोशनी दिखाई दी और बेला के हल्के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो चबूतरे की दाईं तरफ से आ रही थी और मैं बाईं तरफ हटता हुआ चबूतरे के पीछे जा रहा था। रिवॉल्वर मैंने जेब में डाल दिया क्योंकि मेरे ख्याल में अब इसकी जरूरत नहीं रही थी। मैं काली की मूर्ति के ऐन पीछे इस तरह खड़ा हो गया कि उसके उठे हुए बाजू के नीचे खला में बेला को देख सकता था। मूर्ति के गले में पीपल के खुश्क पत्तों और सूखे हुए फलों के बहुत से हार भी पड़े हुए थे और मेरा चेहरा उनके पीछे छुप गया। मेरा ख्याल था बेला सीधी गार से बाहर चली जाएगी, लेकिन मूर्ति के सामने पहुंचकर उसने मशल चबूतरे के कोने पर रख दी और दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ती रही, फिर कदरे ऊंची आवाज में बोली, मेरी रक्षा करना काली माँ। मेरे अंदर इतना हौसला पैदा कर दे कि मैं उस मंच को काबू में रख सकूं। अगर ये मेरे हाथ से निकल गया तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे इतनी शक्ति दे कि ये राक्षस मेरे काबू में रहे। उसने चबूतरे पर रखी राख की चुटकी भरी और राख जैसे अपने माथे से लगाने लगी, मेरा हाथ मूर्ति के गले में पड़ी हुई मालाओं से टकरा गया। खुश्क पत्तों में हल्की सी आवाज पैदा हुई और माला में लटकी हुई खोपड़ी हिलने लगी। बेला वैसे ज्यादा सी होकर 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में खौफ उभर आया। जय भवानी, जय काली माता की, उसके मुंह से बेइख्तियार निकला। वो चलने में खौफ ज्यादा सी नजरों से काली मूर्ति को देखती रही, फिर मशल उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, मैं मूर्ति की आड़ से निकलकर सामने आ गया। जय बेला की, मैंने कदरी ऊंची आवाज में कहा। बेला के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मुझे देखकर उसकी आंखें खौफ और दहशत से फैलती चली गई। काली देवी से शक्ति मांगने की क्या जरूरत है, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। तुम्हारे अंदर तो खुद इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े सूरमा को चित कर सकती हो। हुस्न शबाब की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसने तो हुकूमतों के तख्ते उलट दिए। मैं तो एक कमजोर सा आदमी हूँ, तो तुम यहाँ कैसे आए? वो चबूतरे की तरफ बढ़ते हुए अकलाई। जैसे तुम आई थी, मैंने जवाब दिया। फर्क सिर्फ ये था कि यहाँ तक आने के लिए मुझे तारीकी में ठोकरें खानी पड़ी थी। बहरहाल तुमने किसको यहाँ बुलाया है, वो कौन लोग हैं और तुम्हारी असलियत क्या है? तो तुमने सुन लिया? वो अकला कर रह गई। उसकी आंखें खौफ से कुछ और फैल गई थी। हाँ, मैंने ट्रांसमीटर पर तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अब ये बात समझ में आ गई है कि इस पहाड़ी के गारों में तुम लोगों ने अपना मुस्तकिल अड्डा बना रखा है। तुम्हारा ये गिरोह किन सरगर्मियों में मसरूफ है और मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, मैं कुछ नहीं जानती। वो बदसूर चबूतरे की तरफ बढ़ते हुए बोली। और उस ब्रीफ केस में क्या है जो तुमने जीप में कहीं छुपाया था? मैंने एक और सवाल किया। उसने ट्रांसमीटर पर ही अपने को मुखातिब किया था कि ब्रीफ केस उसने जीप में छुपाया था जो वहीं रह गया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, बेला ने कहते हुए चबूतरे के किनारे पर पड़ी हुई मशल उठा ली। उसने मशल को लठ की तरह दोनों हाथों से पकड़ा और अचानक मुझ पर हमला कर दिया। मेरे लिए उसकी ये हरकत बिल्कुल गैर मुतवक्को थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा सका, लेकिन लड़खड़ाते हुए अपना तवाज़ुन कायम न रख सका और नीचे गिर गया। बेला ने यके बाद दीगरे 2-3 बार किए। मैं जमीन पर लौट कर अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा। एक मरतबा जलती हुई मशल मेरे बाएं शाने पर लगी। मैं बेइख्तियार करा उठा, लेकिन उसके बाद मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। चोट खाने के बाद मैं बड़ी फुर्ती से उठ गया। मशल के वार को बाएं हाथ पर रोका और दाएं हाथ से उसके पेट में गुंसा रसीद कर दिया। वो बिलबिलाकर दोहरी हो गई। मैंने मशल उसके हाथ से छीन कर फेंक दी और बेला को गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा। वो मर्दों का दिल बहलाने में अच्छी थी, लेकिन लड़ाई बड़ाई में भी कम नहीं थी। लेकिन मैंने उसे ज्यादा फैलने का मौका नहीं दिया। उसे उठाकर मैंने काली के चरणों के सामने चबूतरे पर पटक दिया और वो तीगा उठा लिया जो इंसानी जानों की बीट के वक्त इस्तेमाल होता था। तीगा खासा वजनी था, उसका ब्लेड आगे से ज्यादा चौड़ा था, उस पर पिछली बीट का खून जमा हुआ था। मैंने तीगा दोनों हाथों में उठाया तो खून की चंद पटरियां उखड़कर बेला के सीने पर गिरी। उसकी आंखें खौफ से फैल गई। मुसलमान होने के नाते मैं पत्थर की उन बेजान मूर्तियों को नहीं मानता, लेकिन आज मैं काली के चरणों में तुम्हारी भेंट जरूर दूंगा। मैंने कहते हुए तेगे को सर से ऊपर उठा लिया। उस वक्त मेरी नजर मूर्ति की तरफ उठ गई। एक स्याह कोबरा सूखे पत्तों की मालाओं से निकलकर नीचे की तरफ रेंग रहा था। अगर सूखे पत्तों में हल्की सी सरसराहट की आवाज ना सुनाई देती तो मैं उस खतरनाक सांप को ना देख पाता। बेला ने सांप को नहीं देखा। वो तो खौफ ज़्यादा सी नजरों से कभी मुझे और कभी उठते हुए तेगे को देख रही थी। कोबरा सूखे पत्तों से कई इंच बाहर आ गया और फिर उसका फन फूलने लगा। मुझे समझने में देर ना लगी कि वो बेला पर हमलावर होने वाला है। मैंने एक नजर बेला की तरफ देखा और फिर चीखते हुए पूरी कुव्वत से तेगे को नीचे ले आया। बेला के मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी, लेकिन तेगे ने उसे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर कोबरे के 2 टुकड़े कर दिए। उसके सर वाला हिस्सा बेला के करीब चबूतरे पर गिरा। मैंने एक हाथ से बेला को पकड़कर बड़ी तेजी से चबूतरे से नीचे खींच लिया। कोबरे का सर वाला हिस्सा कुछ देर चबूतरे पर पीछो ताब खाता रहा
फिर बेहरकत हो गया। सांप का दूसरा हिस्सा मूर्ति के पीछे किसी जगह गिरा था। बिला फटी फटी सी नजरों से चबूतरे पर पड़े हुए सांप के उस आधे हिस्से को देखती रही, फिर दौड़कर मुझ से लिपट गई और मेरे सीने पर घूंसे बरसाने लगी। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। मैं तो समझी थी तुम वाकई मुझे कत्ल करने जा रहे हो। अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैंने उसे अपने से अलग करते हुए कहा। लेकिन ये मत समझना कि हम में कोई मुफाहमत हो रही है। तुमने तो मेरे गिर्द एक मजबूत जाल तैयार कर लिया है। मुझे ना सिर्फ उस जाल से निकलना है, बल्कि तुम्हारे सीने में छुपे हुए सारे राज भी निकलवाने हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ से तो निकलो। मैंने मशल उठाकर बिला के हाथ में थमा दी और उसके पीछे चलने लगा। बाहर वाले गार में आकर बिला ने मशल दीवार के उस सुराख में गाड़ दी और दीवार से टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई। मैं चलने में वहां खड़ा रहा, फिर जमीन पर पड़ा हुआ मशकीजा उठाकर पानी के चंद घूंट भरे और मशकीजा नीचे फेंक कर बिला का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ गार के दाहिने तक ले गया। धूप हल्की पड़ने लगी थी। सूरज उस पहाड़ी के पीछे जा चुका था। पहाड़ी का साया काफी दूर तक फैला हुआ था। मेरे अंदाजे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे बाद सूरज गुरूब होने वाला था। बिला ने ट्रांसमीटर पर जिन लोगों से बात की थी, उन्हें सूरज डूबने से पहले ही यहाँ पहुंच जाना था और जाहिर है यहाँ आकर वो मुझे घेरने की कोशिश करेंगे। बिला ने तो उन्हें इत्मीनान दिलाया था कि उनके आने तक मुझे काबू में रखेगी, लेकिन अब वो खुद मेरे काबू में आ गई थी। बिला को वहीं छोड़कर मैं पानी का मशकीजा उठा लाया और फिर बिला का हाथ पकड़कर मैं गार के दाहिने से बाहर निकल आया। उन लोगों के आने से पहले मुझे कोई महफूज जगह तलाश करनी थी। बिला मेरे साथ जाने से हिचकिचा रही थी, लेकिन मैं उसका बाजू पकड़े अपने साथ खींचने लगा। गार के दाहिने के सामने ढुलान थी जो बहुत दूर तक चली गई थी। मैं गार से निकलकर इधर उधर देखने लगा और फिर चट्टान के साथ साथ दाईं तरफ चल पड़ा। मेरा ख्याल था कि उस तरफ चट्टान में साए के रुख पर कोई ऐसी महफूज जगह मिल जाएगी जहां से मैं सामने वाले रास्ते पर निगाह भी रख सकूंगा। हमने तकरीबन 50 गज का फासला तय किया होगा कि बिला ने अचानक ही हाथ छुड़ाकर मुझे जोरदार धक्का दिया और गार के दाहिने की तरफ दौड़ने लगी। मैं उस ढुलान पर कई गज तक लुढ़कता चला गया। अपने आप को संभालने के साथ ही मेरे जहन में यह ख्याल उभरा था कि अगर बिला गार में दाखिल होने में कामयाब हो गई तो मैं उसे तलाश नहीं कर सकूंगा। मैंने गार के 2 ही हिस्से देखे थे, लेकिन उसके अंदर इतनी दरारें और छोटे छोटे गार थे कि किसी को तलाश कर लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और बिला ने भी गालिबन यही सोचा था कि अपने साथियों के आने तक अपने आप को मुझसे बचाए रखे और फिर वो लोग मुझे गिरने की कोशिश करेंगे। मैं भूखा प्यासा कब तक छुपा रह सकूंगा। यह ख्याल आते ही मैंने जेब से रिवाल्वर निकालकर गोली चला दी। इत्तेफाक से गोली निशाने पर लगी। बिला चीख कर गिरी और ढुलान पर लुढ़कती चली गई। मैं तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। इसी दौरान वो ढुलान पर लुढ़कती हुई तकरीबन 20 गज नीचे आ चुकी थी। उसकी चीखें भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आगे ढुलान पर एक बड़ा सा नोकदार पत्थर पड़ा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो पत्थर से टकराती मैंने उसे रोक लिया। वो अब भी होले होले चीख रही थी। उठाने से पहले मैंने उल्ट पलट कर देखा और फिर मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मेरी गोली उसकी बाएं पिंडली की खाल को छीलती हुई चली गई थी, जिससे बहुत मामूली सा खून रिस रहा था। मामूली सी खाल छिली है, कोई क़यामत नहीं आ गई। मैंने उसे बाजू से पकड़ कर उठाया। अगर यही गोली तुम्हारी खोपड़ी में लगती तो क्या होता, लेकिन अब दोबारा ऐसी हरकत करोगी तो। मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो लंगड़ाती हुई मेरे साथ चलती रही। उसके हल्क से कराएं ऐसी खारिज होती रही थी। 15-20 गज तक ढुलान पर लुढ़कने से उसे कुछ और चोटें भी आई। मैं बिला का हाथ पकड़कर चट्टान के साथ साथ चलता रहा। 70-80 गज का फासला तय करके मैं एक तंग सी दराड़ के सामने रुक गया। ये दराड़ 60 का जाविया बनाती हुई ऊपर को चली गई थी। मैंने पहले बिला को आगे धकेला और फिर खुद भी उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ने लगा। 15-20 फुट ऊपर बड़े बड़े पत्थर करीब करीब पड़े हुए थे। पहले 2 पत्थरों के बीच इतनी जगह थी कि हम दोनों आसानी से वहां बैठ सकते थे। मैंने आसपास का जायजा लिया और फिर सामने देखने लगा। उसके साथ ही मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। चट्टान का ये हिस्सा पहाड़ी में जरा आगे को निकला हुआ था। यहाँ से न सिर्फ गार का दहाना नजर आ रहा था, बल्कि सामने भी दूर तक देखा जा सकता था। बिला पत्थर से टेक लगाए बैठी अब भी होले होले करा रही थी। मैंने उसकी टांग सीधी कर दी और पतलून का पांचा ऊपर उठाकर पिंडली के जख्म का जायजा लेने लगा। जख्म बहुत मामूली सा था, सिर्फ खाल छिली थी जिससे खून रिस रहा था। अपनी शर्ट उतारो, मैंने बिला की तरफ देखते हुए कहा। क्या? बिला ने खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरा। मैं इस तकलीफ में मरी जा रही हूँ और तुम शर्ट उतारो। इस मर्तबा मेरे लहजे में सख्ती थी और फिर जवाब का इंतजार किए बगैर मैं खुद ही आगे झुककर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। बिला ने मुजाहमत नहीं की, अलबत्ता नागवार सी नजरों से मेरी तरफ देखती रही। शायद वो समझ रही थी कि अगर मुझे कुछ करना ही था तो वो मुझे रोक नहीं सकती थी। मैंने कमीज उतारकर बड़ी एहतियात से दामन से 3 इंच चौड़ी पट्टी फाड़ी और शर्ट उसके हाथ में थमा दी। लो, पहन लो इसे, कहीं इस वीरानी की नजर तुम्हें न लग जाए, मैंने कहा। बिला के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो शर्ट पहनने लगी और मैं उसके जख्म पर पट्टी लपेटने लगा।
इस वक्त मैं उसके लिए यही कर सकता था और वैसे मुझे उम्मीद थी कि पट्टी लपेटने के बाद खून का वो मामूली सा रसाव भी बंद हो जाएगा। दिन ढल रहा था। बीला पत्थर से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी और मेरी नजरें सहरा की तरफ आने वाले रास्ते पर मरकूज थी। वक्फे वक्फे से बीला भी आंखें खोलकर उस तरफ देख लेती थी। सूरज गुरूब हो रहा था। बीला की आंखों में भी अब तशवीश उभर आई थी। मैं उस सहराई रास्ते की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि कहीं उन्होंने अपना प्रोग्राम बदल तो नहीं दिया। वो तो ये जानते होंगे कि मैं बीला की साजिश से बिल्कुल ला इल्म हूँ और हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि रात की तारीकी में छापा मारेंगे और उस वक्त मुझे कहीं भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। इस तरह मैं आसानी से उनकी गिरफ्त में आ जाऊंगा। और फिर दफादन मैं चौंक गया। सामने बहुत दूर एक स्या नुक्ता सा हरकत करता हुआ नजर आया। कुछ देर बाद गुरर गुरर की मदम सी आवाज भी सुनाई देने लगी जो रफ्ता रफ्ता वाज़े होती चली गई। वो कोई गाड़ी थी जो ढुलान के करीब रुक गई। 3 आदमी गाड़ी से उतरे और ढुलान पर चढ़ने लगे। उनका रुख गार के दहाने की तरफ था। चलो उठो यहाँ से, मैंने बीला की तरफ देखते हुए कहा और साथ ही जेब से रिवाल्वर निकाल लिया। अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली या उन्हें मुतवज्जो करने के लिए कोई हरकत की तो गोली इस मर्तबा तुम्हारी खोपड़ी में लगेगी। मैं उसे हाथ से पकड़कर खींचता हुआ उस ढुलवानी दराड़ में ले गया। सन्नाटे में पत्थर के लुढ़कने की आवाज खासी बुलंद थी। मैं एकदम रुक गया। बीला को भी मैंने हाथ से पकड़ रखा था ताकि वो कोई हरकत ना कर सके। चंद सेकंड गुजर गए, कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। मैं दराड़ से निकल आया, गार के दाने की तरफ देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। गालबन वो तीनों गार के अंदर चले गए थे। मैंने बीला का हाथ पकड़ा और ढुलान पर गाड़ी की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते हुए अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल आया। हो सकता है उस गाड़ी पर आने वालों की तादाद 4 हो। 3 तो गार में चले गए थे और चौथा गाड़ी में बैठा हो। लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। अगर गाड़ी में कोई होगा तो देखा जाएगा। ढुलान पर दौड़ते हुए बेला के मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी और ये आवाजें उन्हें हमारी तरफ मुतवज्जो कर सकती थी। मुंह बंद रखो और तेज दौड़ो। मैं उसकी तरफ देखते हुए घुर्राया। बीला ने दूसरा हाथ मुंह पर रख लिया। हम गाड़ी से चंद गज ही दूर थे कि बीला लड़खड़ा गई। मैंने उसे संभालने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका और उसके साथ ही खुद भी गिर गया। लेकिन मैंने संभलने में देर नहीं लगाई। मैंने बीला को भी हाथ से पकड़कर उठा दिया और उसे खींचता हुआ गाड़ी की तरफ दौड़ा। गाड़ी में कोई नहीं था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। बीला गाड़ी से टेक लगाकर हाँपने लगी थी। गाड़ी में चाबी भी लगी हुई थी। सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी, मैंने बीला का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। मैं गाड़ी नहीं चला सकती। वो अपने फूले हुए सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली, मेरी बात मानो, मुझे यहीं छोड़ जाओ और तुम भाग जाओ यहाँ से। ये रास्ता सीधा कदालिया की तरफ जाता है। वहाँ तुम किसी भी तरफ जा सकते हो। जाओ, देर ना करो। वो इस वक्त गार के अंदर हैं। अगर बाहर आ गए तो तुम्हारे लिए भी भागना मुश्किल हो जाएगा। तुम शायद भूल गई हो कि मेरे बगैर वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मैंने कहा। और फिर उसी लम्हे गार की तरफ से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ओए उधर कौन है गाड़ी के पास, जल्दी करो, उन्होंने हमें देख लिया है। मैंने चीख कर बेला से कहा और उसे सीट पर धकेल दिया और मुड़कर देखा गार के दहाने पर एक आदमी खड़ा था जो अब अंदर की तरफ रुख करके चीख रहा था, जगन, रामू, भागियो रे, वो लोग उधर को भागत रहे हैं। मैं गाड़ी के ऊपर से घूमकर पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल रहा था कि फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। राइफल का सिंगल शॉट था। गोली गाड़ी से चंद फुट आगे रेत में धंस गई। मैंने घूमकर रिवॉल्वर से जके बाद दीगरे 3 फायर कर दिए। एक गोली निशाने पर लगी। वो शख्स चीखता हुआ ढेर हो गया। बिला इग्निशन में लगी हुई चाबी घुमाने की कोशिश कर रही थी मगर उसका हाथ कांप रहा था या वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। मैंने पैसेंजर सीट पर बैठते हुए रिवॉल्वर की नाल उसके पहलू में गाड़ दी। 1 सेकंड में इंजन स्टार्ट ना हुआ तो तुम्हारी इस खूबसूरत जिस्म में सुराख कर दूंगा। मेरे मुंह से गुर्राहट निकली। ये धमकी काम कर गई और अगले ही लम्हे इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने मुड़कर देखा गार के दाने पर अब एक और हेवला नजर आ रहा था। रिवर्स में जितनी तेजी से ले जा सकती हो ले चलो, मैंने बीला के जिस्म पर रिवॉल्वर का दबाव डालते हुए कहा। मेरा ख्याल था कि यू टर्न लेने के लिए गाड़ी कुछ तो आगे जाएगी और इस तरह हमारे और गार के दरमियान फासला कम हो जाएगा। बीला के दोनों हाथ कांप रहे थे। गाड़ी लहराती हुई तेजी से पीछे की तरफ दौड़ रही थी और फिर उसी लम्हे गार की तरफ से फायरिंग शुरू होगी। राइफल का पूरा ब्रेस्ट मारा गया। मैंने भी हाथ बाहर निकालकर 1-2 राउंड फायर किए, फिर हाथ खींच लिया। वो रिवॉल्वर की रेंज से निकल चुके थे। गोलियां जाया करने का कोई फायदा नहीं था। गार की तरफ से एक और ब्रेस्ट मारा गया। इस मर्तबा छन्नाके की आवाज भी सुनाई दी थी। मैं तेजी से नीचे झुक गया। मेरा ख्याल था कि विंड स्क्रीन में गोली लगी थी लेकिन स्क्रीन सलामत थी। गाड़ी तकरीबन 400 गज दूर जा चुकी थी। गाड़ी रोको और अब यू टर्न लेकर चलाओ, मैंने कहा। रिवॉल्वर की नाल बदसूर बीला के पैर उसे लगी हुई थी। बीला ने गाड़ी रोक ली और गियर बदलकर यू टर्न लेते हुए उसे दौड़ा दिया। मैंने उसके पैरों से रिवॉल्वर हटा लिया और पीछे मुड़कर देखने लगा। वो लोग फायरिंग करते हुए अगरचे गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे मगर बहुत पीछे रह गए थे और अंधेरे में नजर भी नहीं आ रहे थे।
बिला के जिस्म पर हल्की सी कपकपाहट तारी थी, लेकिन दोनों हाथ सख्ती से स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और वो गाड़ी को संभाले हुए थी। ये 4 व्हील टर्बो इंजन वाली लैंड क्रूजर थी। सहराओं में ऐसी ही गाड़ियां काम देती हैं। कोई आम गाड़ी तो रेत पर चंद गज से ज्यादा नहीं चल सकती। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। पिछली सीट पर एक राइफल पड़ी हुई थी। मैंने झुककर वो राइफल उठाई और मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये रूसी राइफल थी। साइज में अगरचे कलाशनिकोव से छोटी थी, मगर उससे ज्यादा तबाहकुन थी। इसकी रेंज भी कलाशनिकोव से ज्यादा थी। इसमें नीचे 60 गोलियों वाला एक लंबा मैगजीन लगा हुआ था। मैंने राइफल को उलट पलट कर देखा और उसे ऑटोमेटिक पर सेट करके रिवॉल्वर जेब में डाल दिया। पिछली सीट पर एक थैला और राइफल के 3 मैगजीन और भी रखे हुए थे। मैं सीधा होकर बैठ गया। उस वक्त तक हम पहाड़ी से 2 मील दूर आ चुके थे। बिला ने हेडलैम्प्स रोशन किए तो मैं चीख उठा, हेडलैम्प्स बुझा दो, रास्ते से तुम वाकिफ हो, रोशनी की जरूरत नहीं। बिला ने हेडलैम्प्स ही नहीं, अंदर की बत्ती भी बुझा दी। तुम इंसान नहीं दरिंदे हो, बिला मेरी तरफ देखते हुए बोली। अपनी तमाम तर दरिंदगी के बावजूद तुम जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। तुमने यहाँ उनके एक आदमी की हत्या की है। वो तुम्हें किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैंने कहा, इस खुशफहमी में मत रहना। बिला ने कहा, अब वो लोग मुझे भी माफ नहीं करेंगे। अगर वो लोग पूरी रफ्तार से भी दौड़ते हुए आए तो 2-2.5 घंटे से पहले कदालिया तक नहीं पहुंच सकेंगे, जबकि हम उस वक्त तक कदालिया से भी बहुत दूर निकल चुके होंगे। ये भी तुम्हारी खुशफहमी है कि हम कदालिया पहुंच सकेंगे। बिला ने जवाब दिया, तुम भूल गए हो कि उस गार में एक ट्रांसमीटर भी मौजूद है और ऐन मुमकिन है कि कदालिया में अपने साथियों को हमारे फरार की इतला दे चुके हों। ऐसी सूरत में वो लोग हमें रेगिस्तान में गिरने की कोशिश करेंगे। ओह, मैं उछल पड़ा। उस ट्रांसमीटर को तो मैं वाकई ही भूल गया था। क्या कदालिया पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है? जरा आगे जाकर हम इस रास्ते से हटकर किसी भी तरफ निकल सकते हैं। बिला ने जवाब दिया, रफ्तार बढ़ा दो और फिर किसी और तरफ से निकलने की कोशिश करो। मैंने कहा। बिला उस वक्त अपने आप पर मुकम्मल काबू पा चुकी थी। स्टीयरिंग भी पूरी तरह उसके कंट्रोल में था। उसने रफ्तार कुछ और बढ़ा दी और फिर थोड़ा ही फासला तय करने के बाद उसने गाड़ी को असल रास्ते से हटाकर आहिस्ता आहिस्ता बाईं तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। इस तरह हमारा रुख किसी कदर तिरछा हो गया था। हम कदालिया शहर के बाईं तरफ निकलेंगे, लेकिन मुझे ये तवक्को नहीं कि हमारी ये कोशिश कामयाब हो सकेगी। बिला ने कहा, लेकिन मेरा ख्याल है वो हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। मैंने जवाब दिया। लैंड क्रूजर तेजी से दौड़ती रही। उस इलाके में रेत कुछ ज्यादा सख्त और जमी हुई थी। वैसे भी आगे नशेबी इलाका था, इसलिए गाड़ी की रफ्तार में खुद ब खुद इजाफा होता जा रहा था। 5 मिनट बाद दाईं तरफ से बहुत दूर मदम सी रोशनियां टिमटिमाती हुई नजर आने लगी। वो किसी आबादी की बिखरी हुई रोशनियां थी जो बहुत दूर तक फैली हुई थी। उसे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो आबादी कितनी बड़ी हो सकती है। मर ग्यू, बिला की कराती हुई आवाज सुनकर मैं चौंक गया। क्या हुआ? मैंने जल्दी से रुख बदलते हुए पूछा। वो आ रहे हैं। बिला एक बार फिर कराही। उसके चेहरे पर खौफ के तासरात उभर आए थे। वो सामने देखो, एक गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। मैं उस तरफ देखने लगा। सामने बहुत दूर 2 रोशनियां उछलती हुई हमारी तरफ आ रही थी। जाहिर है वो कोई गाड़ी थी जिसके हेडलैम्प्स रोशन थे। किसी तरफ भागने की कोशिश बेकार थी। खुले सहरा में हम कहां जा सकते थे? वो हमें बड़ी आसानी से घेर सकते थे। दफादन मेरे जहन में एक और ख्याल आया। इसमें अगरचे खतरा था, लेकिन इसके बगैर कोई चारा भी नहीं था। गाड़ी रोको, मैंने बिला की तरफ देखते हुए कहा। दिमाग चल गया है? उसने मुझे घूरा। वो हमें गोलियों से भून डालेंगे। रिस्क तो है, लेकिन 1% बचने के इम्कानात भी हैं। मैंने जवाब दिया और फिर उसे समझाने लगा कि मैं क्या चाहता हूँ। बात उसकी समझ में आ गई। उसने गाड़ी रोककर इस तरह खड़ी कर दी कि उसका रुख सहरा के अंदरूनी इलाके की तरफ था। अपनी सीट पर नीचे झुककर बैठ जाओ। कुछ भी हो, अपनी जगह से हरकत मत करना। तुम्हारे मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकलनी चाहिए। बिला ने इंजन बंद कर दिया। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया और स्टीयरिंग के नीचे घुसती चली गई। मैं पिछली सीट पर आ गया और एक तरफ के दरवाजे की नाब उठाकर उसे छोड़ दिया। अब दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखने की जरूरत ना पड़ती। उसे पैर से धक्का देकर आसानी से खोला जा सकता था। मैंने वो बंदूक संभाल कर सीट पर पोजीशन ले ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। मैंने गाड़ी इस तरह रुकवाई थी कि उसका दायां पहलू सामने वाली गाड़ी की तरफ था। वो गाड़ी बड़ी तेज रफ्तारी से रास्ता समेटती हुई करीब आ रही थी। मैं सीट पर इस तरह पोजीशन लिए बैठा था कि दूसरों की नजरों में आए बगैर मैं उन्हें देख भी सकता था और एक लम्हे के नोटिस पर भी किसी किस्म का एक्शन ले सकता था। हेडलैम्प्स की उछलती हुई रोशनियां करीब आती जा रही थी और आखिरकार वो गाड़ी हमसे 30-35 गज के फासले पर रुक गई। हमारी लैंड क्रूजर मुकम्मल तौर पर रोशनी की जद में थी। बिला! चंद सेकंड के बाद दूसरी गाड़ी की तरफ से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम लोग हमारी राइफलों की जद पर हो। भागने का कोई चांस नहीं है। अपने साथी से कहो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। मैं वादा करता हूँ कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा और बाहिफाजत उसकी मंजिल तक पहुँचा दिया जाएगा। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये मंजिल ही तो मेरे लिए मुअम्मा बनी हुई थी। वो जो कोई भी था बिल्कुल साफ उर्दू में बात कर रहा था, जिसका मतलब था कि वो राजस्थानी नहीं था।
बिला जरा सा कसमसाई थी। अपनी जगह से हरकत मत करना बिला, खामोश बैठी रहो, मैंने सरगोशी की। मैं उन लोगों को ये तासर देना चाहता था कि गाड़ी खाली है और हम लोग गाड़ी यहाँ छोड़कर सैरा में किसी तरफ निकल गए। बिला, चंद लम्हों की खामोशी के बाद वही आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम लोग अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पर दुबका रहा। सन्नाटे में दूसरी गाड़ी के इंजन की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी, इसके अलावा और कोई आवाज नहीं थी। सन्नाटा मेरे असाब पर तारी होने लगा। बिला, वही आवाज फिर गूंजी। मैं जानता हूँ तुम लोग गाड़ी में मौजूद हो, बाहर आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। एक बार फिर खामोशी छा गई। इस मर्तबा खामोशी कदरे तूल खींच गई और फिर ऐसी मध्यम आवाज सुनाई देने लगी जैसे वो आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने बड़ी एहतियात से खिड़की के कोने से झांक कर देखा। उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो दो आदमी थे जो कमांडो एक्शन अंदाज में राइफलें ताने आगे बढ़ रहे थे। पस मंजर में हेडलैम्प्स की तेज रोशनी की वजह से उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो दोनों खासे कद आवर थे। उन्हें भी शायद एहसास हो गया था कि हम लोग गाड़ी में नहीं हैं और वो लोग बड़े मोहतात अंदाज में तस्दीक करने के लिए आगे आ रहे थे। मेरे जिस्म के मुसाम पसीना उगलने लगे, गर्दन पर चिमटियां सी रेंगने लगी। मैंने बहुत हाई रिस्क लिया था। अंदाजे की बहुत मामूली सी गलती मेरी जिंदगी का खात्मा कर सकती थी और मौत भी ऐसी अजियतनाक कि उसके तस्वुर ही से दिल कांपने लगता।